नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे अंतिम पंक्ति में प्रधान सेवक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस बीच नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संसद परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की सीट पर बैठे दिखाई दिए। कार्यशाला के दौरान जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर पीएम मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि किशन ने लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आखिरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये शक्ति है भाजपा की। यहाँ हर कोई कार्यकर्ता है, यहाँ संगठन में हर कोई कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि भाजपा की कार्यशाला में पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधार से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सांसदों ने जीएसटी सुधारों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। सांसदों ने जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। दरअसल जीएसटी में हुए सुधार से लोगों पर कर का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि इस कदम से उन्हें नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव में बढ़त मिलेगी। तो जीएसटी सुधारों के लिए भाजपा की 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भाजपा की 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। ये एनडीए सांसदों की कार्यशाला थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से वोटिंग करनी है उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, यही भाजपा की ताकत है। बीजेपी के सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत 11 बजे संसद भवन परिसर में शुरू हुई। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, इस पूरे 2 दिवसीय सत्र को 4 भागों में बांटा गया था और इसमें यह तय किया गया था कि 4 सत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का प्रशिक्षण होना है और इसमें जो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर फैसला लिया गया उसका क्रेडिट पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके लिए उनका आभार भी सांसदों की तरफ से व्यक्त किया गया। अगर देखा जाए पूरे कार्यशाला का क्या मूल मंत्र है, तो इसको सबसे पहले भाग को जो आज हुआ उसको आत्मनिर्भर भारत के तौर पर कि आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जा सकता है, उसमें सांसदों क्या योगदान क्या हो सकता है। जो दूसरा सत्र इसमें रखा गया था स्वदेशी रोजगार, भारत के अंदर स्वदेशी रोजगार कैसे पैदा किया जाए, उसमें सांसदों का योगदान क्या हो सकता है। तीसरा जो सत्र कल रखा जाएगा उसमें ये रखा गया कि सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, यानी कैसे उपयोग सांसद कर सकते हैं जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और बीजेपी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और कल का जो चौथा सत्र होगा उसमें संसदीय समितियों की कार्यशैली और उससे जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें जो संसदीय समितियां हैं उनकी कार्य को लेकर कैसे जनता के बीच में जाएंगे, विभिन्न मुद्दों पर क्या अपनी राय आम जनता के बीच में रखेंगे। इन तमाम चीजों के साथ ही 4 सत्र का पूरा प्रशिक्षण चलेगा। 2 सत्र आज पूरे हो रहे हैं और 2 सत्र कल होंगे। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये भी कहा जा रहा है अंदर खाने से आते कि वो अपने सांसदीय साथी सांसदों को भी प्रभावित करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जो एनडीए के उनके समर्थन में वोटिंग करें। इसके लिए भी और कैसे वोटिंग किया जाना है और किस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनको वोट डालना है जो पहली बार सांसद चुन के आए, तो सभी के लिए इसका भी एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया ताकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो कुल मिला के मनोज ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को अपडेट करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हो, रोजगार स्वदेशी पैदा करना हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना हो, जो
संसदीय समितियां हैं उन पर उठने वाले मुद्दे हों और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना हो, इन तमाम चीजों को लेकर सांसदों को अपडेट किया जाएगा और अपडेट किया गया आज, और इसको लेकर उनको कहा जाएगा को इस तरह से चर्चा आम जनता के बीच में जाके करेंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जीएसटी सुधारों के लिए हालांकि प्रधानमंत्री को इस कार्यशाला में सम्मानित किया गया, लेकिन भाजपा सांसद ने जिस तरीके से ये फोटो जो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधान सेवक अंतिम पंक्ति में, निश्चित रूप से मैसेज था कि भाजपा में हर व्यक्ति, भाजपा में संगठन में हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं होता है। तो भाजपा की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति 2 दिवसीय कार्यशाला का आज पहला दिन था। हालांकि कल कार्यशाला में फिर से जो सांसद जुटेंगे और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ पर मायावती की नसीहत। राजधानी लखनऊ में रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक माल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें यूपी में संगठन की तैयारी, कमेटी गठन के साथ साथ सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा देश के अंदर चल रहे ताजा घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई। इस अवसर पर सभी को बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। बैठक में मायावती ने यूपी और अन्य राज्यों में धार्मिक स्थलों एवं उनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का निरादर करके सामाजिक, सांप्रदायिक व राजनीतिक हालात, माहौल बिगाड़ने की घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए ट्रंप टैरिफ से उभरी नई चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को नसीहत दी और कहा कि वह अपनी नीतियों व कार्यक्रमों में सुधारवादी रवैया अपनाए, अन्यथा देश के दलितों की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा दरों से दूर, पलायन की व्यवस्था आदि की समस्याएं और भी जटिल हो जाएंगी। इससे देश का मान सम्मान भी दुनिया में प्रभावित होगा। इससे बचना बहुत जरूरी है। कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनके हम लोग पुण्यतिथि जो है अपने अपने जिलों में और अपने अपने मंडलों में मनाया करते थे काफी दिनों से। और माननीय बहन, क्योंकि वहाँ पे स्मारक में कुछ निर्माण भी चल रहा था, इस बार माननीय बहन जी सभी ने ये तय किया है कि हम लोग इस बार सब एक साथ इकट्ठा होकर के 9 अक्टूबर को और माननीय बहन जी ने यह कहा है कि उसमें आप सब लोगों के साथ साथ मैं भी रहूंगी और सब लोग हम लोग एक साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है, उत्साह है कि चलिए हम लोग आएंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, सीखेंगे भी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, मायावती ने ट्रंप टैरिफ को लेकर सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप टैरिफ पर अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं सुधारी, नहीं बदली तो निश्चित रूप से गरीबों को महंगाई और बेरोजगारी से दो चार होना पड़ेगा। साथ ही अपनी पार्टी की अंदरूनी जो स्थिति को लेकर भी बसपा में मंथन हुआ। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आए इस खबर पर? बिल्कुल साधु, आपको आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। बैठक के तमाम मायने हैं क्योंकि 9 तारीख को कांशीराम जो परिनिर्वाण दिवस है उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कार्यक्रम को आज जो है बेहतर ढंग से किया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ तमाम जो नेता थे उनको जिम्मेदारी भी दी गई। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय पर मायावती ने अपना बयान दिया है, जिसमें कहा उन्होंने कि जो ट्रंप द्वारा यानी कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया है वो कहीं ना कहीं उत्तर देश के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है भाजपा को भी नसीहत दी है कि अपनी जो नीतियां हैं उनमें सुधार लाएं, जिससे गरीबों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाए। साथ ही साथ जो तमाम अन्य क्षेत्र है उनमें उत्पन्न होने पाए। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो टैरिफ है अमेरिका का वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को कहीं ना कहीं छू रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या व्यक्तिगत तौर पर हो। अमूमन देखने को मिलता है कि जो मायावती है वो इन सब मुद्दों से बचती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, देश को लेकर के है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं मायावती ने आज बेहद सही महत्वपूर्ण अपना बयान दिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर नसीहत दी है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मायावती ने नेताओं के साथ मंथन किया है। इस दौरान ट्रंप टैरिफ को लेकर सरकार को नसीहत भी दी है। तो मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। बसपा की अहम समीक्षा बैठक लखनऊ में आयोजित हुई।
माल एवेन्यू में यह बैठक आयोजित की गई। मायावती ने इस दौरान नेताओं के साथ मंथन किया है। और अब हम बात करेंगे महाराजा लक्खी की मूर्ति का अनावरण। खबर एटा से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एटा में महाराजा लक्खी साहब बंजारा की मूर्ति का अनावरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया। वहीं उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न लिया जिसमें उन्होंने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कहा था। राजभर ने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है और माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी कानून तोड़ा है वो जेल गया है। वही राजभर ने समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा। उन्होंने तर्क दिया कि जब एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है और सपा कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है तो क्या सपा भाजपा की बी टीम नहीं हुई। उन्होंने विधायक पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर कहा कि पूजा पाल ने योगी की तारीफ करके सही कहा था, क्योंकि सपा एक महिला, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी पार्टी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने एक भी बंजारा को टिकट नहीं दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की यात्राओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं वहां भाजपा को ही जीत मिलती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि वे मध्य प्रदेश और दिल्ली गए तो भाजपा जीती और अब बिहार गए हैं तो वहां भी भाजपा को ही जितवा कर आएंगे। देखिए, महाराजा लक्खा बंजारा जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोग इधर आए और उसी कार्यक्रम में जाने के लिए। सर, लोगों की आज आपने समस्याएं सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय कानून का राज है। 8.5 साल हो गया एनडीए गठबंधन की सरकार यूपी में। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, महाराजा लक्खी साहब के मूर्ति अनावरण में पहुंचे ओपी राजभर ने कई अहम बातें कही। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले पर उन्होंने कहा, जो बयान दिया था एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा वाले बयान पर वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। साथ ही कांग्रेस और सपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ अहम अपडेट है? मनोज जी, बिल्कुल आपको बता दो, एटा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बड़े बयान देते हुए सपा कांग्रेस को भाजपा की बी टीम को बताया है। आपको बता दें, महाराजा लक्ष्मी साहब बंजारा की मूर्ति का अनावरण करने एटा पहुंचे राजभर ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। और भाई आपको बता दें, इस बयान के दौरान उन्होंने राजभर ने कहा है कि आजादी के बाद सबसे पहले तो कांग्रेस ने वोट चोरी का किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया। वहीं एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने के अपने कथित बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। देश में कानून का राज है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी कानून को तोड़ा है वो जेल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सपा कांग्रेस भाजपा की बी टीम बताया है। वही आपको उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए, अगर एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है और आज छात्र संगठन के साथ सपा कांग्रेस खड़ी है, तो यह क्या आपको लग रहा है कि भाजपा की बी टीम नहीं है? सपा निष्कासित विधायक पूजा पाल के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने योगी सरकार की जो तारीफ की वह बिल्कुल सही है। उन्होंने सपा को महिला, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी पार्टी बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि पावर में रहते हुए उन्होंने एक भी बंजारा को टिकट नहीं दी। जहां जाते वहां भाजपा को जिता कर आते हैं और मध्य प्रदेश में गए हैं तो मध्य प्रदेश में भाजपा को जिता के आएंगे। जी मनोज जी। निश्चित रूप से ज्ञानेश, अभी बाराबंकी में एबीवीपी छात्राओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उस दौरान ओपी राजभर पर आरोप थे कि उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा, और आज एटा में साफ तौर पर वो मुकर गए कि उन्होंने ये ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, ऐसा कोई बात ऐसी कोई बोली ही नहीं, तो माफी मांगने का क्या सवाल है? कई बार यानी ओपी राजभर से सवाल किए गए, लेकिन अपने यानी सवालों से घिरते हुए नजर आए, लेकिन वो अपने यानी जो बयान दिए गए तो उन पर मुकरते हुए नजर आए। कई बार कहा गया कि वकील के द्वारा आपको नोटिस भी जारी किया गया है कि नोटिस के माध्यम से उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन राजभर जी अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब इस बात पर मुकरते हुए नजर आए हैं। जी मनोज जी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एटा में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे ओपी राजभर। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिना मान्यता पाठ्यक्रम बुलडोजर ने दिखाया दम।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिना मान्यता पाठ्यक्रम बुलडोजर ने दिखाया दम। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर बिना मान्यता के 3 वर्षों से विधि पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शासन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए विश्वविद्यालय ट्रस्ट का न्यास पत्र निरस्त कर दिया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार ने 27.9 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश जारी किया है। वहीं 25 अगस्त को पारित आदेश के तहत विश्वविद्यालय परिसर में बुलडोजर चलाया गया, जिसमें कैंटीन और एनिमल हाउस जैसे पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। डीएम ने बताया कि कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी और पूरे प्रांगण का सर्वे किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के बाद एबीवीपी ने प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना की। विश्वविद्यालय जो एक शिक्षा का बाजार चला रहा है, उस पूरे विश्वविद्यालय के अंदर जो सरकारी अवैध भूमि कब्जा थी, उस पर आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उस निर्माण को बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से गिराने का काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस पूरी कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, लेकिन अभी हम इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि इस पूरे लाठीचार्ज के अंदर जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो भी 5 गुंडे जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के पूरे आंदोलन को बाधित किया, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया, उन सभी 5 गुंडों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। देखिए 25 अगस्त 2025 को एक बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ जो सरकारी ज़मीनें थी उसको बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था। और उसी के क्रम में चूंकि नोटिस पीरियड चल रहा था और नोटिस पीरियड समाप्त होने पर उसकी पूरी नाप कराई गई। सर्वे आज सुबह से ही वहाँ पर चल रहा था और कुछ स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए पाए गए उनको ध्वस्त कराया गया है। तो बाराबंकी में बिना मान्यता से चल रहा था विधि पाठ्यक्रम। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सरकारी जमीन पर जो ये विश्वविद्यालय निर्माण था, इस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, ट्रस्ट पत्र निरस्त किया गया है, 28 लाख का लगभग जुर्माना वसूला गया है। साथ ही सामने आया है कि बिना मान्यता के विधि पाठ्यक्रम चल रहा था, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राहुल जी मनोज, देखिए ये कार्रवाई तो शुरू हो चुकी थी कल, जैसा कि सभी ने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहां पर प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर जो जुर्माना लगाया गया था, साथ ही जिलाधिकारी बाराबंकी ने ये जानकारी देते हुए बताया था कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिसके क्रम में आज भी राजस्व की टीम वहां पर नाप जोख करती रही। हम लोग वहां लगातार मौजूद रहे और नाप के दौरान एक जो वहां पर परिसर के अंदर एक कैंटीन बनी है, जिसको लगभग 3 फुट का हिस्सा बाहर की तरफ से वो ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ चिन्हित किया गया है। इस प्रकार से लगातार जो जांच चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग अलग तरीके से ये सामने आ रहा है जो उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। और ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि नोटिस शामिल होने के बाद 25 अगस्त को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसका टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और जैसे जैसे इस प्रकार के अवैध निर्माण होते जाएंगे, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये कार्रवाई भी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-4 दिन लगातार ये चलती रहेगी। वहीं कल की कार्रवाई को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आए, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी भी वो ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो था उस पर ये शक बैठाला जा रहा है, शक किया जा रहा है। साथ ही साथ 4 लोगों को 2 बार में 2 लोगों को गिरफ्तारी कर लिया गया है, जिनका नाम FIR में भी दर्ज कराया गया था। और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने नामजद ये कहा था कि इस तरह के लोग बाहर से आए थे और
शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन में लाठी चलाना और मारपीट करके उनकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हुआ, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज बर्बर तरीके से किया गया था। पूरी कार्रवाई के दौरान जितने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं वो अभी तक तो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगातार चल रही इस कार्रवाई में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि एबीवीपी कार्यकर्ता जो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जांच गठित कर टीम गठित कर जांच की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से वो जरूर खुश हैं। उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है इस कार्रवाई को लेकर, और जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया है और अब इस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई हो रही है, तो एबीवीपी छात्र संघ इस कार्रवाई से खुश जरूर है, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है और आगे की कार्रवाई के लिए लगातार मुख्यमंत्री से अपील कर रहा है। और अब हम बात करेंगे 24 घंटे में टूट गया प्रेम विवाह। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 बच्चों की मां की अपने प्रेमी के साथ शादी महज 24 घंटे में ही टूट गई। महिला ने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी की थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका मन बदल गया और वह अपने परिवार के पास लौट आई। यह घटना बीते दिन तब शुरू हुई जब सरीला के शिव मंदिर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली थी। इस बात की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो वह अपने 4 बच्चों को लेकर उसे वापस लाने के लिए प्रेमी के घर पहुंच गया। जब पत्नी ने अपने पति और बच्चों को देखा तो वह रोने लगी और उसे तुरंत अपने पति और बच्चों को अपना लिया। पति के काफी समझाने और बच्चों की दुर्दशा को देखकर पत्नी ने प्रेमी को छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद मामला सरीला पुलिस चौकी पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद महिला अपने पति और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। हाँ, पति के साथ जा रहे हैं। अब पति लेकर बच्चे लोग लेके आया थे, पति छोड़ के भाग गया तो बच्चे हमारे रोने लगे, तो हम क्या करें, दर्द आया तो हमको फिर लौट के जाना पड़ेगा। बच्चों को देखकर जा रही हैं? हाँ, बच्चे को सिर्फ देख के जा रहे हैं। अपनी मर्जी से जा रहे हैं? हाँ, मर्जी से पूरे जा रहे हैं। अब दोनों मिल करके प्रेम भाव से जा रहे हैं। और बच्चों के साथ समझौता हो गया? और अब हम बात करेंगे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। आसमान में आज एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है। 7 सितंबर की रात को साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो रात 9:57 से शुरू होकर देर रात 1:30 बजे तक चलेगा, यानी लगभग 3 घंटे 29 मिनट तक लोग आसमान में चांद का बदला हुआ स्वरूप देख पाएंगे। पूर्णिमा की इस रात ये नज़ारा लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ मानते हुए कई कार्यों को वर्जित बताया गया है। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और आपको बता दें अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ऐसे में इस प्रभाव से बचाव के लिए चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान कर घर और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और चंद्र देव के नामों का जप करें। साथ ही विशेष चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन उपायों को करने से चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभता लाएगा, वहीं कई राशियों पर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज रात 9:57 से शुरू होगा, जो 1:30 बजे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज रात 9:57 से शुरू होगा, जो रात में 1:30 बजे 1:26 तक रहेगा। सूतक काल दोपहर 12:57 से ही प्रभावी हो चुका है। ग्रहण काल में ईश्वर स्मरण फलदायक रहेगा। पूरे देश में दिखेगा खगोलीय नजारा। कुछ राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा, जबकि कई राशियों के लिए चंद्र ग्रहण को अशुभ बताया जा रहा है। तो रात में आसमान में दिखेगा चंद्र रहस्य। सूतक में पूजा पाठ से परहेज करें।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।